भारतीय प्रांतीय सत्ता के लिए एक राजनीतिक प्रयोग इस कदर व्यवस्था का हिस्सा बनेगा, ऐसा किसी ने न तो सोचा था न समझा था। बात करते हैं आजादी के तुरंत बाद के दशकों की। हरियाणा, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में एक पद के सृजन के प्रयोग की, जो अब उस हर राज्य के लिए आम है जहां स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें नहीं हैं। अगर हैं भी तो सत्ता के कई केंद्र हैं, यानी मुख्यमंत्री पद के कई दावे। अनंत वक्ता राजनीति में आज चर्चा इसी की। स्वागत है आपका अनंत वक्ता में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। जानिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री पद मतलब, मकसद और जरूरत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। अनंत वक्ता अतीत के अर्थ संपादक शशि शेखर त्रिपाठी ने शोधार्थी और प्रवक्ता राजनीति शास्त्र दिल्ली RS मीणा से बात किया और जानने का प्रयास किया कि उप मुख्यमंत्री पद का मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसके संवैधानिक अस्तित्व के औचित्य पर बात किया। श्रीमान त्रिपाठी विधि स्नातक होने के नाते कानूनी पक्षों का भी जायजा लिया, चर्चा करने की कोशिश की। मिलते हैं। नमस्कार, अनंत वक्ता राजनीति में आज हम एक अपने खास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता श्री RS मीणा जी। और बताते चले, RS मीणा जी शोध छात्र हैं और आदिवासियों पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही मीणा जी वर्तमान में दिल्ली सरकार के जो सहायक सामग्री है उसके निर्माण में एक सक्रिय और प्रमुख सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो मीणा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो उप मुख्यमंत्री पद बहुत लाइट में रहता है, इसकी परिपाटी या प्रचलन आप कहां से शुरुआत मानते हैं इसकी? देखिए, उप मुख्यमंत्री का जो ये पद है, ये एक्चुअली इतिहास में आप देखेंगे तो ये बिहार में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में यहाँ से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ट्रेंड में आ जाता है। तो ये जो है पिछला काफी टाइम से, ऐसा नहीं है कि कोई नई पोस्ट क्रिएट की गई है, ये पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो तब से भी आप मान सकते हो कि उप प्रधानमंत्री एक उप का पोस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया जी। तो अच्छा, आप ये बताइए मीणा जी, क्या इस पोस्ट का कोई संवैधानिक महत्व भी है? संविधान क्या कहता है इसके बारे में? जी, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो इसका कोई संवैधानिक महत्व में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई इस पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं है। आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसा कुछ भी कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। ये जो पोस्ट है कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई जाती है कि कामकाज को बांटने के लिए, अन्यथा इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप ये बताइए कि इस पोस्ट के क्या कोई फायदे भी हैं या यूं ही यह एक अनावश्यक सी या कुछ मजबूरियों बस सरकार इन पदों का सृजन कर लेती है? तो इसके फायदे आप किस प्रकार देखते हैं? क्या फायदा होता है आम जनता को इससे? जी, अवश्य फायदा होता है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं, लोग कोशिश करते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप उप मुख्यमंत्री के पास अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 पोस्ट तो वही है। तो एक तरह से प्रशासनिक सुविधा होती है, प्रशासनिक पावर का डिसेंट्रलाइज होता है और आप जनता की पहुंच वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 2 दशकों से सरकारों के लिए उप मुख्यमंत्री पद बनाना जरूरी सा क्यों हो गया है? ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पोस्ट दिनों दिन बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इसलिए है कि कई बार आप देखेंगे तो कई मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसलिए बना देते हैं कि वो कामकाज का बंटवारा करना चाहते हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है कि लोग असंतुष्ट होते हैं कुछ पार्टी में, तो पार्टी वाले उनको अब इतने 2 CM तो नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वो एक को डिप्टी CM और एक को CM बना देते हैं। और आजकल क्या है, गठबंधन सरकारों का दौर है, तो गठबंधन में पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए एक पोस्ट दे दी जाती है। इस पद के बारे में क्या कभी कोई संवैधानिक संकट जैसी स्थितियां भी हुई हैं? क्या आई है ऐसी? देखिए, संवैधानिक संकट तो तब आएगा जब संविधान में इसका कोई जिक्र हो। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, तो संकट की बात तो है नहीं। हाँ, आप एक बार एक कंट्रोवर्शियल मामला का एग्जांपल मैं जरूर दे सकता हूँ कि एक बार चौधरी देवीलाल जी थे, वो शपथ ले रहे थे डिप्टी PM की, तब राष्ट्रपति जी थे R वेंकटरमण जी, वो शपथ दिला रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूँ। वेंकटरमण जी ने टोका और उन्होंने महामहिम ने कहा कि आप कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लीजिए, डिप्टी PM की नहीं।
क्योंकि डिप्टी पीएम की शपथ का कहीं कोई जिक्र नहीं जी, है। जी। बट उन्होंने फिर से दोबारा रिपीट किया, हालांकि राष्ट्रपति महोदय ने इसको अवॉइड कर दिया था और फाइनली ये मामला कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि ठीक है, इसमें मिनिस्टर पोस्ट तो आ ही रही है, तो वो वहां पर मामला खत्म हो गया था। जी, मुख्यमंत्री पद बनता कैसे है जब आप कहते हैं संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है या संवैधानिक स्थिति नहीं है, तो फिर क्यों बन जाता है, क्यों, इसकी क्या औचित्य है इसका? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डिप्टी पीएम का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, डिप्टी सीएम का भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जी, जी। हाँ, वो एक शपथ लेता है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की लेता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल उस शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में दिया हुआ है। जी। तो वो शपथ लेता है, तो शपथ के टाइम पे वो केवल कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकता है और जो डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम होता है उनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो वाला मिनिस्ट्री होता है। जैसे आप सरदार पटेल देखेंगे तो उनके पास गृह मंत्रालय था, लाल कृष्ण आडवाणी देख लीजिए, उनके पास भी गृह मंत्रालय था, तो उनके पास गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय कोई ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय, कोई संख्या का भी निर्धारण है कि कितनी हो सकती है? नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो टोटल हाउस की संख्या है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अब उसमें चाहे आप सारे डिप्टी सीएम बना लीजिए, चाहे सारे मिनिस्टर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए आप, बट जो मैक्सिमम है 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, जो आपकी सदन की संख्या है। तो आपके अनुसार हम ये कहें कि उप मुख्यमंत्री अलग से नहीं होगा, नहीं, निर्धारित संख्या के अंदर ही होगा। जी, उस पोर्टफोलियो में ही होगा, निर्धारित संख्या के अंदर जी। हाँ, तो मुख्यमंत्री का जो पद है, क्या फाइलें इनके पास होकर जाती हैं, क्या इनका क्या रोल रहता है जो सरकारी कामकाज में? जी, बिल्कुल इनका कोई रोल नहीं रहता है। जो फाइलें होती हैं इनका डिप्टी सीएम जो होते हैं, ना ही तो कोई मीटिंग हेड कर सकते हैं, ना ही ये सीएम का कोई सब्स्टिट्यूट है। जो फाइल इनके थ्रू कोई फाइल नहीं जाती है, डायरेक्ट फाइल सीएम के पास जाती है और जो फाइल सीएम से अप्रूव होनी वो सीएम से ही अप्रूवल होगी, डिप्टी सीएम से कोई अप्रूवल नहीं होगी उसकी। तो इसमें डिप्टी सीएम का कहीं कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसका भविष्य कैसे देखते हैं कि भविष्य में क्या ये संख्या बढ़ेगी या कम होगी या ये परंपरा शायद लुप्त हो जाए? इससे भविष्य में क्या, या संविधान में कोई इसे मान्यता मिल जाए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, संविधान में मान्यता की बात तो यह है कि खुद डिप्टी सीएम ही मान्यता की बात नहीं कर रहे हैं। आज तक आपको आश्चर्य होगा कि किसी डिप्टी सीएम ने नहीं कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई डाला जाए। जी, जी। और रही बात परिपाटी की, तो ऐसा है कि अब गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है और नेता गठबंधन सरकारों में डिप्टी सीएम बनना एक लाजमी है, क्योंकि वहां पर सबको संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट अब आगे और भविष्य में देखने को मिल सकता है आपको। नहीं, आपकी बात में ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि गठबंधन सरकारों में डिप्टी सीएम बहुत बनाए जाते हैं सरकार की स्थिरता के लिए जी। लेकिन जब एक ही दल की सरकार होती तब ऐसा क्यों होगा? तब एक्चुअली सीएम पद के दावेदार बहुत होते हैं, एक पार्टी में भी दावेदार बहुत लोग होते हैं, तो उस टाइम पे उसको बाकी जो नेता हैं उनको संतुष्ट करने के लिए पोस्ट दे दी जाती है। मुख्यमंत्री का पद जो है मीणा जी, यही हुआ ना कि पूर्णतः सियासी पद है और एक प्रकार का ये जो राजनीतिक शक्ति सत्ता जो है उसको संतुलित करने के लिए बनाया गया है और इसका संविधान से कोई खास महत्व नहीं है। हाँ, हो सकता है प्रशासन में थोड़ा बहुत लाभ मिलता हो, जनता को लाभ मिलता हो, लेकिन मूलतः ये सियासी पद है। खास मेहमान के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।